वंदे मातरम साथियों, आज की क्लास में कल के शेष रहे हुए अपना जो 2011 का प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन अपने करेंगे। और इसमें पहले 30 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 31 क्वेश्चन से आगे 60 तक आज की क्लास में हम देखेंगे। अब देखिए, संविधान कब लागू हुआ? 31वां क्वेश्चन कल से आगे। 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जुलाई 19 क्या है? 26 जुलाई 1900 ये 50 है। यहां देखिए, अपने को ध्यान रखना है 26 जनवरी को हुआ है। अब यहाँ पे अपने को गौर करना है साथियों। गौर क्या करना है कि हमारा जो संविधान है, कौन सा? भारतीय जो संविधान है, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? भारतीय संविधान की अपने को यहाँ जो क्वेश्चन में पूछी गई है, इस हिसाब से हमें 3 डेट ध्यान रखनी है। एक तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ, एक तो ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा है कि 16 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? टोटल अनुच्छेद कितने थे? 395। 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए। इसी दिन लागू हुए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। और दूसरा नेक्स्ट 26 नवंबर है। ये 26 नवंबर को क्या है? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? हमारा जो पहला संविधान दिवस है, ये इंपोर्टेंट भी रहता है साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है, पहला संविधान दिवस है, ये हमने 26 नवंबर 2015 को मनाया। 2015 को। इसके बाद प्रत्येक वर्ष क्या है? हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। एक तो ये हमें डेट याद रखनी है। दूसरी हमें क्या रखनी है? दूसरी हमें रखनी है 26 जनवरी 1950। कौन सी? 26 जनवरी 1950, ये हमें याद रखनी है। और ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस 26 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? संविधान लागू हुआ है, यानी 16 तो उस दिन हो गए थे, बाकी सारे प्रमुख इसी दिन लागू हैं। और इस दिन हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में इसको हम क्या करते हैं? 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। पहला 26 जनवरी 1950 को ही मनाया गया था, इसलिए पहला नहीं पूछा जाता इसको। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 5A, भाग 4 है, अनुच्छेद 5A में कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 5, सॉरी ये अनुच्छेद गड़बड़ हो गया है। भारतीय संविधान कितना है? भारतीय संविधान है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहां, इस पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, भाग 3 में मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का क्या है? भाग 3। इस भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। भाग 4, भाग 4 में किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ये तो कहां से कहां तक है? ये तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ये नेक्स्ट अपना यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये तक है। इसके बाद में भाग
4 कह दो, भाग 4 ए कह दो। इसमें क्या है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किन का उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का। और अनुच्छेद कौन सा है, या अनुच्छेद है वो है 51 कह दें या 51 ए कह दें, ये है। तो यहाँ क्या है कि अनुच्छेद 51, 4 कह दो, 4 ए कह दो, इसे 51 ए कह दो या 51 कह दो, ये है। इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों ने कितने मूल कर्तव्यों को वर्णित किया है? तो कितने मूल कर्तव्य हैं? ये 11 हैं। अपने को यहाँ अपने ध्यान रखना है कि मूल संविधान जो था, इसको मैं अलग से लिख देता हूं कि मूल कर्तव्यों के बारे में हम जानकारी लिख रहे हैं। मूल कर्तव्य के पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? मूल कर्तव्य पर एक तो मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, शून्य थे, 0 थे। ठीक है। इसके बाद में हमारे क्या है कि जो ये मूल कर्तव्य हैं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने जोड़े गए? 1976 में मूल कर्तव्य हैं वो 10 जोड़े गए। और इसके बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या किया गया? 11वां मूल कर्तव्य है, ये जोड़ा गया। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं वो 11 है। और ये ध्यान रखेंगे जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ये अपने को और ध्यान रख लेना है, इसमें इस पे गौर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1940, 26 जनवरी 1930। तो इसका उत्तर क्या है? 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की पहली 3 बैठकें महत्वपूर्ण। संविधान सभा की प्रमुख बैठकों में अपने को क्या ध्यान रखना है? प्रमुख बैठकों में 3 रखना है और एक अंतिम रख लेनी है। एक तो पहली बैठक, इसके बाद में दूसरी बैठक, इसके बाद में तीसरी बैठक और इसके बाद में अंतिम बैठक। एक तो ये बैठक है 4, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। इनकी डेट पे गौर कीजिएगा। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1940 को होती है। दूसरी कब होती है? 11 दिसंबर, इसके ठीक 2 दिन बाद में 1940 को होती है। तीसरी इसके ठीक 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1940 को। और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। अंतिम कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए यहां बैठकों में क्या होता है? महत्वपूर्ण काम होते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में किसको बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। किसको बनाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको बनाया जाता है। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और ये स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये बनते हैं। और तीसरी बैठक है, इसमें क्या है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव
ये देखिए प्रस्तावना का आधार है। कौन से प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, ये ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत किए गए, प्रस्तुत किए गए, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये एक और ध्यान रखें कि ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुए हैं। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रस्तुत किए गए या कहते हैं स्वीकृत या पारित हुए हैं, ये 22 जनवरी को हैं। अब देखिए ये जो है अंतिम बैठक, इसके बारे में क्या रहता है, इसके बारे में यहां अपने लिख देते हैं। अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1900 को होती है, 24 जनवरी 1950 को हुई है। और इसमें संविधान सभा को भंग कर दिया गया, संविधान सभा को भंग किया गया। अंतिम बैठक में यह काम हुआ है। यहां क्या कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? ये अध्यक्ष थे साथियों, ये अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया और संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो इसके बारे में आप ये जानकारी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात, कौन से 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात कितनी है? ये है, ये हमारे 6 है। अब देखिए यहां अपने मूल अधिकार पे चर्चा करें। किस पे? मूल अधिकार, मूल अधिकार है। इस पे अपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार मूल संविधान में, मूल जो संविधान है, इस मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार, मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार। आपने पीछे के क्वेश्चन में देखा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में मूल संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल संविधान में मूल अधिकार है 7। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। 1978 द्वारा क्या किया गया? द्वारा संपत्ति के अधिकार को, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। ये अपने ध्यान रखना है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है। तो इसके बाद कितने रह गए? इसके बाद ये रह गए वर्तमान में कितने हैं? इस तरह से वर्तमान में यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद यानी 1978 के बाद कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। ये ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है? इस पे क्वेश्चन आता है। यह वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार है। अब केवल ये क्या मूल अधिकार नहीं है, अब इसकी स्थिति क्या है? कानूनी अधिकार की स्थिति है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। ये वर्तमान स्थिति संपत्ति के अधिकार की है। तो इसको आप गौर कीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र नागरिक, नगरपालिका। हाँ जी, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति। प्रजातांत्रिक पद्धति है या नहीं है? है। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है या नहीं है? है। प्रत्येक नागरिक, स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे दी गई है कि नहीं दी गई? अनुच्छेद 51 है, वो कार्यपालिका से नगरपालिका को पृथक करता है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, रोजगार की गारंटी है, ये नहीं थी। हालांकि अभी मनरेगा में हम रोजगार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मनरेगा में हम रोजगार हैं वो प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ आपने क्या पूछा जाता है, ये राजस्थान से लोकसभा में निर्वाचन कितने हैं? 25। यहाँ 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं साथियों, आप गौर कीजिएगा। क्या आते हैं? एक तो लोकसभा में सदस्य, लोकसभा में राजस्थान के कितने हैं? 25। राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में है राजस्थान के 10। संसद में सीधा संसद शब्द आ जाए तो संसद में दोनों को मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों को मिला देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 35। संसद में कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो संसद में 35 है। आपने यहाँ लोकसभा वाली स्थिति पे और क्वेश्चन क्या आते हैं? यहाँ देखिए वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो हमारे ये लोकसभा के हैं इसमें 24 हैं, ये भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और एक है वो है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये है, इसके सदस्य है। टोटल ये दलीय स्थिति है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति, वर्तमान में लोकसभा में महिलाएं, ये भी पूछने का ट्रेंड है। कहां? राजस्थान से महिलाएं, राजस्थान से, ये अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान में तो कितनी महिलाएं हैं? एक दिया कुमारी है, ये भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है। राजसमंद से क्या है? ये लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। और कौन है? और है जसकौर मीणा। जसकौर जो मीणा है, ये पूछने का ट्रेंड है साथियों, इस पे गौर कीजिएगा, आगे क्वेश्चन संभावित हो सकता है ये। इसके बाद में ये दौसा से हैं, और कहां की है? किस पार्टी की है? ये भाजपा की है। तीनों ही भाजपा की हैं। संख्या पूछी जा सकती है, नाम पूछे जा सकते हैं। और तीसरी है रंजिता कोली, और ये रंजिता कोली हैं, ये भी भाजपा की हैं। और कहां से हैं? ये भरतपुर से लोकसभा सदस्य हैं। तो ये वर्तमान में राजस्थान में लोकसभा में महिलाएं, कुल संख्या, पार्टी वाइज, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पे गौर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों के द्वारा, संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो ये हम सभी को पता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ आपने को एक और ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन होते हैं? संसद की दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं, ये भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का तात्पर्य क्या है? सभी का तात्पर्य है निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या होते हैं? निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं। जबकि राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये सामान्य क्वेश्चन है, हम सभी को पता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी सामान्य क्वेश्चन रहता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है। साथियों, यहाँ अपने को ध्यान रखना है
कि यह पदेन राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। यह पदेन राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। यह ध्यान रखेंगे। ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होता है सदन का जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये क्या है? सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष क्या होता है? सदन का सदस्य नहीं होता परंतु क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके बाद में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इनके द्वारा क्या किया जाता है? उप सभापति का चुनाव किया जाता है। किसका? राज्यसभा का जो उप सभापति है, उप सभापति का चुनाव है वो किया जाता है। किसके द्वारा? इनके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कौन होता है? निर्वाचित होता है वो उप सभापति होता है। ये अपने ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सामान्य क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि चाहे अपने जनसंख्या में बात करें, किसमें? जनसंख्या में बात करें, चाहे हम क्षेत्रफल में बात करें, क्षेत्रफल में, दोनों में क्या है? दोनों में ये सबसे बड़ा है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। देखिए वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है इसके सामान्य क्वेश्चन आते हैं। क्या है जो इंपॉर्टेंट है, सामान्य है, यही मिलते हैं। यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है नदियों के द्वारा, हिमानी के द्वारा, हवाओं के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। तो हिमानी है ये इनके द्वारा यानी बर्फ के द्वारा, बर्फ से किसका निर्माण होता है? यू आकार। यू आकार की घाटियां क्यों कही है? क्योंकि इनकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, अंग्रेजी के यू के समान क्या होती हैं? आकृति होती हैं। इसलिए इनको क्या है? यू आकार की घाटियां कह दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि परतें किस चट्टान में होती हैं? परतें होती हैं आग्नेय चट्टान में नहीं होती हैं, रूपांतरित अथवा कायांतरित में नहीं होती हैं, अवसादी चट्टान है। इस अवसादी चट्टान में परतें पाई जाती हैं। किन में पाई जाती हैं? अवसादी चट्टान में परतें हैं ये पाई जाती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, हमें सभी को पता रहता है। मौसम परिवर्तन, सभी मौसम परिवर्तन है, ये मौसम परिवर्तन यहीं पर होता है। मौसम परिवर्तन यहां पर ही होता है। वायुमंडल की सघनता है, वायुमंडल की सघनता भी यहीं पाई जाती है। वायुमंडल की सघनता वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है और इसी जो 16 से 18 किलोमीटर ऊंचा होता है हमारे धरातल से लेकर, और ये वाला क्षोभ मंडल कहलाता है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला सागर लाल सागर, अरब सागर। ये भी गड़बड़ हो गया। ये देखिए ये वहां से क्वेश्चन क्या है कि वो मंडल वाले आगे हैं सीधे। ये जो ऑप्शन थे इनमें क्या था? जैसे लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, ये ऑप्शन थे इस तरह से। तो यहां क्या है कि दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? ये है मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर है। सागरों की बात करें और ये सागर सबसे नीचा स्थान भी है। क्या है? सबसे नीचा स्थान। ये क्या है? एक तो सर्वाधिक लवणता वाला है, एक तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है दुनिया में सागर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है ये क्या है साथियों? दूसरा ये रहता है पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान। पृथ्वी का ध्यान रखेंगे, सबसे नीचा स्थान पृथ्वी का है वो यही है। हालांकि आपने देखें तो ब्रह्मांड की जब भी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में क्या है कि मेरियाना ट्रेंच है,
ये सबसे नीचा है, क्योंकि ये मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? महासागर में। मेरियाना ट्रेंच ब्रह्मांड में सबसे नीचा स्थान है, जबकि पृथ्वी पे सबसे नीचा स्थान कहें, सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11,000 मीटर है, वो नीचा है। तो यहाँ, जबकि पृथ्वी पे सबसे नीचा स्थान कौन सा है? ये मृत सागर, इसको आप गौर कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार है, ये हमारा क्या है? गोंडवाना लैंड से संबंधित है। किनसे? गोंडवाना लैंड से संबंधित है। और ये क्या है? ये टेथिस सागर, क्या है? टेथिस सागर से संबंधित ये हमारे प्राचीन काल के खंड है। नेक्स्ट, सुंदरी वन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वन ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, भूमध्य सागरीय वन। देखिए सुंदरी वन कौन से होते हैं? यहां अपने कौन सा वन बात की है? सुंदरी वन। इन्हीं को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति। ये कहां पाए जाते हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहां गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में क्या मिलते हैं? सुंदरी वन अथवा ज्वारीय वन अथवा मैंग्रोव वन मिलते हैं। और यहां मुख्य वृक्ष होता है, मुख्य वृक्ष, जिसका क्या नाम होता है? सुंदर होता है, सुंदरी। ये मुख्य वृक्ष का नाम है, इसलिए इन वनों में मुख्य ये पाया जाता है, इसलिए सुंदरी वन कहते हैं। इन्हीं को ज्वारीय वन कहते हैं, इन्हीं को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, उस डेल्टा में क्या है? ये वन है, ये मिलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तरी भारत में शीतकाल में, सर्दियों में कौन सी वर्षा होती है? ये क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से, शीत लहर से, उक्त सभी से। तो इसका उत्तर क्या होगा? जैसा हम सभी को दिख ही रहा है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय मानसून कहते हैं। भूमध्य सागरीय मानसून भी कहा जाता है, मानसून भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है? शीतकाल में वर्षा करता है, सर्दियों में शीतकाल में वर्षा। और तीसरा, हमारे भारत में जो कुल वर्षा होती है, क्या होती है? कुल वर्षा का 10% ये करता है। और चौथी चीज, इस वर्षा को, यानी जो शीतकाल में वर्षा होती है, इसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, मावठ कहा जाता है। ये सामान्य क्वेश्चन है, हम सभी को पता होता है, परंतु कोई भी पेपर है इस शीतकाल वाले इन चीजों के बिना पूरा नहीं होता। यहां से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है पेपर में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, सिंदरी है, ये रासायनिक उर्वरक का कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी किसके लिए? रासायनिक उर्वरक के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, ये ज्योग्राफी में क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें राहुल केला, दुर्गापुर, भिलाई इस्पात संयंत्र है, इनके बारे में पूछा जाता है। राहुल केला, दुर्गापुर, भिलाई इस्पात संयंत्र किस किस राज्य में और कहां कहां है, ये अपने से पूछ लिया जाता है, तो इस पे गौर कीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, सतलुज नदी पे बनी हुई है। और इस परियोजना का प्रारंभ, इस परियोजना का जो प्रारंभ होता है साथियों, ये प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ इसका अपने ये कह दें कि शिलान्यास, क्या कह दें? शिलान्यास, इसका शिलान्यास है, ये 1948 में होता है, 48 में। और इसका उद्घाटन है, इसका क्या है? उद्घाटन, ये उद्घाटन कब होता है? 1963 में होता है।
1963 में इसका उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास यहाँ हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू ने इसके उद्घाटन अवसर पर, जो इसके उद्घाटन अवसर पर क्या कहा? एक तो ध्यान रखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना इनको, और एक क्या है जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध को इन्होंने नाम दिए। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत की मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर इन्होंने कहा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और भाखड़ा बांध को क्या कहा? चमत्कारिक विराट वस्तु, चमत्कारिक विराट वस्तु है, ये भाखड़ा नांगल बांध को कहा। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। तो कोटा, बारां, झालावाड़, ये वाले क्षेत्र है ना, ये वाले क्षेत्र क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है किसके? सोयाबीन के। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? टंगस्टन का उत्पादन साथियों, अपने पेपर देख रहे हैं पीछे, टंगस्टन बिना पेपर पूरा ही नहीं हो रहा। जैसे शीतकाल वाली वर्षा है वैसे ही टंगस्टन के बिना पूरा नहीं हो रहा। आपने को ध्यान रखना है कि टंगस्टन उत्पादन कहाँ होता है? नागौर में। अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र, यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है। टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र, अब देखिए एक तो ध्यान रखना है कि टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान भारत में क्या है? सर्वोच्च स्थान रखता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसमें एक तो डेगाना है, डेगाना ये क्या है कि भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। इसके अलावा वालदा है, वालदा क्षेत्र है। इसके अलावा नाना कराब है। ठीक है, कुछ एक क्षेत्र हैं जो यहाँ क्या है कि डेगाना है, ये नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में। वालदा का है? सिरोही में। नाना कराब का है? पाली में है। परंतु नागौर वाला और दूसरा सिरोही वाला, ये दो ही अति महत्वपूर्ण है। इस पे आप गौर कीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल के सुधार के लिए। वर्षा जल का संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? भूमिगत जल स्तर के सुधार के लिए लाभदायक है। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना? 15। ये वर्तमान में कितना हो गया? 62 हो गया। ध्यान रखना है, वर्तमान में कितना हो गया? 62 हो गया। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर। और ये क्या है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्या है? 62 है। ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 62 अब नाम हो गया है, और पहले इसका नाम क्या था? 15 था। क्या नाम था? 15 पहले इसका नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अरावली का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये ध्यान रखेंगे, इसमें शेर है। अब यहां अपने गौर कर लेंगे, अरावली में क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटियां। अब सर्वोच्च चोटियां हैं, इनमें अपने 4 पर बात करेंगे। हालांकि मुख्यतः 3 पे की जानी चाहिए, अक्सर यही होता है,
परंतु 4 पे इसलिए करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन पैदा करती है तीसरी और चौथी। सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ये कितनी है? ये कहां पे है? सिरोही माउंट आबू में है, हम सभी को पता है। सिरोही माउंट आबू में 1722 मीटर इसको ऊंचाई है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है शेर। शेर कहाँ है? सिरोही में है, और कितनी है? 1597 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है। 97 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा। ये कई जगह क्या है? जरगा लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना है। ये भी सिरोही में है, कितनी है? 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथी कौन सी है? चौथी है जरगा। जरगा तीसरी दी होगी बहुत सी जगह, ये उदयपुर में है, सिरोही में नहीं है, उदयपुर में है, और इसकी ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। तो ये 4 रहते हैं। अब देखिए गुरु शिखर है, इसको क्या है? गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड है। कौन? कर्नल जेम्स टोड। ये इसको क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं संतों का शिखर। संतों का शिखर किसको कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा है। और दूसरा इसको कहा है हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस भी किसको कहा है? गुरु शिखर को कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो ये कर्नल जेम्स टोड को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा साइड में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, और महाराव माधो सिंह प्रथम, और महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो ये महाराव राम सिंह द्वितीय। देखिए ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय 2 शासक ऐसे थे राम सिंह द्वितीय नाम से, राम सिंह द्वितीय और राम सिंह द्वितीय। ये दोनों शासक कैसे हैं? ये राम सिंह द्वितीय, एक तो कोटा के शासक का नाम भी राम सिंह द्वितीय था, और जयपुर के शासक का नाम भी क्या था? राम सिंह द्वितीय था। कोटा के जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ, और यहाँ मेजर बर्टन का सिर काट लिया गया, और 6 माह तक क्रांतिकारियों का शासन रहा। कोटा के राम सिंह को क्या कैद करके उन्होंने रखा। 6 माह बाद करौली के मदन पाल और जयपुर के जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने आकर छुड़ाया। राम सिंह पर अंग्रेजों को संदेह हुआ कि ये क्रांतिकारियों से मिला हुआ है, परंतु इन पे जांच बैठाई गई, इनके विरुद्ध सबूत नहीं मिले, फिर भी इनकी तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई थी राम सिंह कोटा वाले की। राम सिंह जयपुर वाला है, ये पक्का समर्थक था किसका? अंग्रेजों का। तन मन धन से सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इसको इस क्रांति के बाद एक तो क्या है, सितार ए हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय को। एक कोटपुतली का परगना है, ये उपहार स्वरूप दिया था। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है नवलगढ़ में, मुकुंदगढ़ में, पिलानी में, जैसलमेर में। सलीम सिंह की हवेली कहाँ है? सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखना है, जैसलमेर में सलीम सिंह है। इनकी सलीम सिंह ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे, जैसलमेर के प्रधानमंत्री, और इनकी हवेली है ये जैसलमेर दुर्ग में है। कहां पे है? जैसलमेर दुर्ग में इनकी हवेली है, ये है। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट, किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। किस जिले में गोगामेड़ी मेला लगता है? तो ये हनुमानगढ़ में लगता है। और ये हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। हालांकि क्या कि ये 1 माह चलता है, परंतु मुख्य मेला है कौन सा? मुख्य मेला, ये मुख्य मेला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा नवमी है। यहाँ गोगा नवमी को मेला बढ़ता है। वैसे मेला है, मेला 1 माह तक चलता है, 1 माह तक चलता है, ये अपने को ध्यान रखना है।
यहाँ यूपी, बिहार, झारखंड के बहुत से श्रद्धालु हैं, वो इस मेले के अवसर पर यहाँ आते हैं, ये अपने गौर करेंगे। नेक्स्ट, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ किला मांडलगढ़, अचलगढ़ आबू। तो ये लोहागढ़ है, इस पर 5 बार लॉर्ड लेक ने चढ़ाई की है और 5 बार ही असफल रहे हैं। ये लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ या इसको क्या कहते हैं, भरतपुर का दुर्ग कहा जाता है। भरतपुर का दुर्ग या लोहागढ़ इसको कहते हैं। भरतपुर दुर्ग या क्या है, लोहागढ़ है। इस का निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है साथियों? इसका निर्माण करवाया जाता है 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के द्वारा। महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा। सेकंड क्या है, अपने को सेकंड ये रखना है कि एक तो निर्माण हो गया और निर्माण के बाद क्या है साथियों, निर्माण के बाद इसमें इसके चारों ओर एक सुजान गंगा है। सुजान गंगा चारों ओर बनी नहर, चारों ओर बनी नहर है, इसको क्या कहते हैं? सुजान गंगा के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर बनी हुई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल, बलवंत सिंह मेहता, बूरेलाल व्यास, रमेश चंद्र व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता था। अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना है, ये स्थापना कब होती है? ये स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 को। कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को। कहां पर होती है? साहित्य कुटीर। ये साहित्य कुटीर है, ये भवन था। ये किसका था? ये बलवंत सिंह मेहता का क्या था? घर था। बलवंत सिंह मेहता का घर। और यहां देखिए, ध्यान रखेंगे, संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक थे, वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक और प्रथम महामंत्री भी थे। प्रथम क्या थे? महामंत्री थे। ये अपने को ध्यान रखना है। बूरेलाल व्यास हैं, ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष हैं, ये बूरेलाल व्यास थे, मेवाड़ प्रजामंडल के थे। बलवंत सिंह मेहता है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। बूरेलाल व्यास को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सराड़ा किले में कैद करके रखा गया था। कैद करके रखा गया कब? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। और इस सराड़ा किले को क्या कहते हैं? मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी किसको कहते हैं? सराड़ा के किले को कहते हैं। तो ये साथियों हमारे क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे? ये हमारे रीट अथवा आरटेट जो 2011 का पेपर था, उसके 60 क्वेश्चन थे जो हमने 2 वीडियो में देखे। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक वीडियो में पूरा पेपर करें। तो आने वाले दिनों में हम लगातार इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी जुड़े रहें और सभी क्वेश्चन हैं वो हल कराएंगे और आसपास जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। बड़े इजी पेपर आते हैं, सामान्य पेपर आते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप केवल मनोयोग से स्टडी करते रहें। आज इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।